न्यूमेरिकल जो हम कर रहे थे उसमें देखो ये स्क्वायर था साइड ए वाला और ये पोर्शन रिमूव कर दिया था इसमें से, रिमेनिंग पार्ट का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था। तो जैसे मैंने पहले सिखाया था बिल्कुल वैसे अभी भी सीखो। तो पूरा स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा, ठीक सेंटर पर। a/2 ये हो गया, a/2 ये हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a/2 a/2। अच्छा, दूसरा ये जो पोर्शन रिमूव कर रहे हो ना, इसका सेंटर मास इसके सेंटर पर होगा। सेंटर में जहाँ मीडियन कट करती है, तो मुझे किसी तरह से ये डिस्टेंस पता लग जाए। अगर डिस्टेंस पता लग जाएगी तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वाई के बारे में मैं सर्टेन हूँ कि a/2 का, क्योंकि मिड पॉइंट पर होगा ना यहाँ पर, ये a/2 का ये पता लगना चाहिए। अच्छा, इसमें भी ये तो पता ही है, ये डिस्टेंस पता लगा। तो सबसे पहले मैं C1D निकाल रहा हूँ। बच्चों C1D को ना डायरेक्ट भी मालूम है आपको, क्योंकि टोटल a है, ये a/2 है, तो C1D a/2 बचेगी। और चाहे तो हम इस ट्रायंगल से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं सिखाया आपको, केवल सिखाने के हिसाब से। C1D स्क्वायर इक्वल टू C1A स्क्वायर AD²। अब C1A कितना होगा, टोटल साइड A है, ये पूरा a√2 होगा, है ना। ये पूरा जो होगा यहाँ से यहाँ तक a√2 होगा, और इसका आधा करोगे तो a/√2 आ जाएगा। ये सॉल्व करके निकालो, आपके पास वही आ जाएगा C1D a/2। और हमें पहले पता था क्योंकि टोटल a है, ये a/2 चाहिए। अब ये जो साइड होती है C1 C2 चाहिए तो मैं ये पूरी मीडियन का 2/3 होती है। अगर नहीं मालूम है तो सीखो, ये 2/3 है, तो ये मैंने निकाल दी कि C1 C2 जो है 2/3 ऑफ C1D है, और ये a/3 आ गई। तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो a/2 में a/3 जोड़ दूंगा मैं, ये दिखाया 5a/6 a/, बस। बाकी तो पहले की तरह से m1x1 माइनस m2x2 अपन m1 माइनस m2। जब पूरे स्क्वायर का मास अगर आप m लेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका 1/4 है, तो उसका मास m/4 हो जाएगा। बाकी वैसे ही ऐसे YCM निकाल लो। अब अगर इस क्वेश्चन में ऐसे कहें जैसे मैंने कल सिखाया था, डिस्क है और ये पोर्शन रिमूव कर रहे हैं एक एज से 9 सेंटीमीटर है। डिस्क का पूरा जो रेडियस है 21 है, और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब कहता है सेंटर मास निकालो। कल हमने किया था एज से रिमूव किया था, एज से 9 सेंटीमीटर, अभी रिमूव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दें आपको तो बिल्कुल वैसे ही करो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ना C1 C2 की लोकेशन लो। C1 जो सेंटर है पूरे डिस्क का है, C2 जो सेंटर है वो रिमूव वाले पार्ट का है। और क्योंकि इसका रेडियस 7 है, 9 यहाँ से 16 होगा, उसका रेडियस 21 है, तो ये इधर ही रहेगा इसके। अब इसमें रेफरेंस पॉइंट जो है ना, पहले तो वही A1 निकाला, A2 निकाला, मैंने मास पर यूनिट एरिया लेके टोटल मास निकाल लिया पहले इतने से। रेफरेंस पॉइंट C2 ले रहे हैं आप, यानी C2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो C2 के अपने कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे, और C1 यहाँ से 5 सेंटीमीटर में रहेगी, क्योंकि 16 ये हो गया, 21 ये, तो 5 रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 5 0 हो जाएंगे। तो XCM इज इक्वल टू वही m1x1 माइनस m2x2 सॉल्व करके निकाल दो। अच्छा, y निकलना ही नहीं, y तो 0 था, वो तो ज़बरदस्ती लिख दिया हमने। y यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 ही आएगा, क्योंकि जब आपके ये x एक्सिस के होंगे तो y आने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन सेंटर मास वाला आपका एक तरह से ख़त्म हुआ यहाँ। अब जो आप सीख रहे हैं देखो, वो सीख रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडी के बारे में क्या बताते हैं कि दोज बॉडीज हुज शेप एंड साइज डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। ये तो मतलब है सर रिजिड का। अब इसको देखने से ऐसा लगता है हमें कि ये तो सॉलिड होगी सर, बिल्कुल, लेकिन क्या हर सॉलिड रिजिड होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे रबड़ की बॉल है, रबड़ की बॉल को हमने ऐसे फोर्स लगाया तो उसका तो शेप या साइज़ बिगड़ गया, लेकिन उसी की जगह अगर मैं कोई स्टोन लूँ, पत्थर लूँ और उसको ऐसे करूँ तो कुछ नहीं होता उसका। तो दोनों सॉलिड है, लेकिन रिजिड जो होगा वो स्टोन होगा, क्योंकि उसके शेप और साइज़ में चेंज नहीं आ रहा है। अब एक बच्चा कहता सर मैं तो हैमर से मारूंगा टूट जाएगा, वो तो टूट गया ना, शेप और साइज़ नहीं, तो आपने ब्रेक कर दिया उसे। ठीक है ना। और आप नोटिस करो कि जैसे एक बॉडी है, इस पर आपने फोर्स लगाया, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ये था, फोर्स लगाने से अगर ये कंप्रेस हो गई तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन सीखने की बात है कि आप फोर्स लगा रहे हैं और शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इनके बीच का गैप क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा फिर। तो इसलिए वो दूसरी बात भी कहते हैं कि सो देयर इज़ नो चेंज इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्स।
कि पार्टिकल्स के रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता उसके। स्टोन है, आयरन बॉल है। रोटेशन मोशन, एक सर्कुलर मोशन होता है, एक रोटेशन है। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमता रहता है। इसमें क्या है, इसमें पूरी बॉडी घूमती है। बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सारे पार्टिकल भी घूमेंगे बॉडी के साथ साथ, और जिन सर्किल में घूमेंगे वो सारे सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। उन सब का सेंटर एक पॉइंट पर होगा, गलत एक लाइन पर होगा, और ये लाइन हमेशा इन सर्किल का प्लेन है, देखो हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्या लिखता हूँ देखो मैं, डेफिनेशन सीखो। इफ अ बॉडी मूव्स सच दैट ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी आर मूविंग इन सर्किल्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, and centers of all circles lie on a line which is perpendicular to the plane of circles। ठीक है ना, सर्किल का प्लेन हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल होगी। देन मोशन ऑफ बॉडी इज रोटेशन मोशन। दिखाया मैंने फिगर में इसमें, ये C1 C2 C3 सभी पार्टिकल्स के सर्किल के सेंटर हैं, अलग अलग हैं बट सेम लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये लाइन सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये एंगुलर वेलोसिटी आपने सीखा था, इसमें यूज़ होगी। मैंने बताया था कि d थीटा बाई dt लिखते हैं, अगर थीटा बाई टी लिखेंगे तो ओमेगा बाहर है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो सिंपल लिख सकते हो। ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन है, जैसे एक्सेलरेशन dv बाई dt होता तो ये d ओमेगा बाई dt होता है ना। और अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, जैसे आपने v इक्वल टू u प्लस at सीखा था, ये सीखा था, ये लीनियर मोशन में थी। एंगुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, अगर हम डायरेक्ट सीखें ना, जैसे ये फाइनल है तो फाइनल को हम ओमेगा लिखते हैं, इनिशियल u को लिखते हैं ओमेगा नॉट, a की जगह लिखेंगे अल्फा और s की जगह लिखेंगे थीटा। तो अगर मुझे डायरेक्ट इक्वेशन बनानी हो, चेक करना हो, तो v इक्वल टू u प्लस at है, तो बनेगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। s की जगह थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बट ये डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन यहाँ से आएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने इससे स्टार्ट किया था, अब आप यहाँ से करेंगे अल्फा इज इक्वल डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी। इंटीग्रेट करो लिमिट लगा के, जैसे आप इनिशियल और फाइनल u और v लिखते थे तो ओमेगा नॉट ओमेगा लिखो, या 0 से t लिखो। इसका इंटीग्रेशन ओमेगा और dt का इंटीग्रेशन t, अल्फा का नहीं ओमेगा। लिमिट लगा दी, ये सॉल्व करके आ गए। सेकेंड इक्वेशन के लिए ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा ओमेगा डी टी, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये अलग अलग लिख दिया मैंने, ओमेगा नॉट डी टी अल्फा टी डी टी। लिमिट 0 से t लगा दी, और यहाँ थीटा 1 से थीटा 2। बस बाकी तो इंटीग्रेट करना आपने, बाकी तो आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे, है ना। ये लगा देंगे, जैसे मैंने लिमिट लगाया ना थीटा 1 से थीटा 2, अगर आप 0 से थीटा लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा तो मैं उसको लिखूंगा थीटा, क्योंकि इसमें ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं, ये तो पोजीशन है, तो ये इनिशियल ये फाइनल डिफरेंस होगा वही आएगा। बाकी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को चाहे आप इससे बना लो चाहे इससे बना लो, खुद करना है ना, बिल्कुल उसी तरह से कर लेना जो लीनियर मोशन में सिखाया था मैंने, उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से जो दूसरी बात आती है वो है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना वो ऐसा होता है, लीनियर वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन ही है, तो इनमें रिलेशन है। और रिलेशन कैसे काम आते हैं, जैसे तुम्हें एंगुलर इसके मोशन की इक्वेशन लगवाई और कैलकुलेट करा लिया तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो थीटा निकलेगा, बस इस रिलेशन लगा के ऐसा जाएगा जैसे इक्वेशन दिया। और व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर रिवॉल्विंग एट अ रेट ऑफ 20/π RPS and due to acceleration it revolves at a rate of 60/π RPS in 10 सेकेंड। पहले 20/π था, 60 हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में लीनियर। अब आप देखो जो 20/π है ना वो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको इनिशियल है ओमेगा नॉट, ये सॉरी न्यू नॉट, और 10 सेकंड के बाद न्यू ये बन गई। तो आप क्या करेंगे, ओमेगा नॉट निकालेंगे 2π न्यू नॉट से, याद होगा आपको, और ओमेगा निकालेंगे 2π न्यू से, आ गई दोनोne वैल्यूज। और उसके बाद यहाँ पे लिख रख के अल्फा निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन। अब थीटा निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन लगाओ, ये आ जाएगी बात। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर आप एन एज्यूम करते हैं तो आपको मालूम है एक रिवोल्यूशन में जो वो घूमता 2π एंगल से घूमता है, और एन रिवोल्यूशन में × n कर दो। तो मेरे हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना आ रहा है,
और आपने ये कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल कर दो, इनकी वैल्यू आ जाए। अगर मैं पाई को लगभग 4 मान लूँ तो 4 टू जाए कैंसिल, 100 वैल्यूशन आ जाएगी, नहीं आई 100 बार घूम जाएगा। अब 100 बार घूमेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, आगे देखो बाद में, ये जो मैं सिखा रहा था ना आपको, क्योंकि आप तो थीटा कैलकुलेट कर पाए। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू आर थीटा 0.4 × 800 320 मीटर आगे चला। एग्रीड।